Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are watching the videos and practicing the exercises, the chapters that we are doing in video classes. You all are doing the reading practice also. This is what I expected, and whatever exercises we are doing, you all are learning that. Children, in my previous video, I have started chapter 8 of your English textbook. The textbook Wordsworth, uska chapter 8 मैंने start किया था, and the name of the chapter is, as you can see on the board, Blacky the Clever Crow. Children, we are revising the chapter, and this time we will try to read between the lines, and we will read the chapter with stress on some grammar point of view, that is the parts of speeches that you have learned in your grammar book. We will go through that also along with the chapter. We'll check which word is noun, which word is describing word, which word is doing word, that is verb, which word is preposition, which word is pronoun. ये सब भी हम साथ साथ में रिवाइज करते हुए चलेंगे. The grammar portion, the parts of speeches which are part of your syllabus, जो आपके सिलेबस में है, वो वाली चीजें हम रिवाइज करते चलेंगे चैप्टर के साथ साथ. चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट तो हम पढ़ेंगे ही, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे ही, वर्ड मीनिंग भी देखेंगे, साथ में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑल्सो इन द चैप्टर कि जो भी वर्ड हम पढ़ रहे हैं उसमें से वो वर्ड नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि प्रपोजिशंस हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपके ग्रामर के सिलेबस में हैं. उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चैप्टर को पढ़ेंगे, और हमने स्टार्ट भी कर दिया है इसको. मैंने अपने पिछले वीडियो में ये चैप्टर का जो हेडिंग है ब्लैकी द क्लेवर क्रो, इसको समझाया था. फर्स्ट 3 लाइन समझाई थी, एंड सेकेंड पैराग्राफ आई वॉज एक्सप्लेनिंग दैट इज लेफ्ट. So I will start from the second paragraph, but before that let me revise what I had done in the previous video. Children, the name Blacky the Clever Crow. Blacky is the name of the crow, and I have told you that Blacky is the name given to the crow, and why the crow was given this name, and there is obvious reason that crows are black. जो कौवे होते हैं, क्रो होते हैं, वो ब्लैक कलर के होते हैं, एंड प्रोबेबली इसीलिए ब्लैकी नाम दिया गया है इस क्रो को, क्योंकि वो ब्लैक कलर का होगा डेफिनेटली, क्योंकि नोबडी हैज सीन व्हाइट क्रो और क्रो ऑफ एनी अदर कलर, इजंट इट? ब्लैक ही होते हैं क्रो, इसीलिए उसका नाम भी ब्लैकी दिया गया है चैप्टर में. Then since Blacky is a name, so it is a noun, naming word है, noun है. The clever crow. Now the word clever is used to describe the crow. Crow को describe करने के लिए ये word use किया गया है clever. Crow कैसा है? Clever है, या कैसा था? Clever था. तो clever word जो है ये crow को describe कर रहा है, इसलिए वो describing word है, जिसे कि हम बोलते हैं adjective, और आपके लेवल में इसको बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो क्रो जो है वो कैसा है? क्लेवर है, और क्लेवर डिस्क्राइबिंग वर्ड है. नाउ द वर्ड क्रो इज अगेन अ नाउन, बिकॉज क्रो एक बर्ड को बोलते हैं. हमने एक बर्ड को नाम दिया है क्रो, तो वो हो गया नेमिंग वर्ड. व्हाट इज? तो क्रो कॉमन नेम है, और ब्लैकी जो है वो स्पेशल नेम है. कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन पढ़ा था ना आपने, तो ब्लैकी प्रॉपर नाउन हो गया और क्रो कॉमन नाउन हो गया. गॉट इट? देन इस चैप्टर के जो फर्स्ट 3 लाइन्स हमने पढ़े थे कि इन अ फार अवे लैंड डीप इन अ डेजर्ट लिव्ड अ फार्मर नेम्ड किशनलाल. ये जो 3 लाइनें हमने पढ़ी थी, द फार्मर वॉज ए काइंड हार्टेड पर्सन हु ऑलवेज हेल्प्ड द नीडी. इतना पढ़े थे हम. तो इससे क्या पता चलता है कि फार अवे लैंड में दूर कहीं एक डेजर्ट में अंदर कहीं गहर, डीप मतलब जमीन के अंदर नहीं, डीप मतलब अंदर कहीं, डेजर्ट में अंदर कहीं किशनलाल नाम का एक फार्मर रहता था. फार्मर मतलब द पर्सन हु ग्रोज क्रॉप.
तो एक फार्मर रहता था एंड दैट फार्मर वॉज वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। वो जो फार्मर था वो बहुत केयरिंग था, ही वॉज काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड मतलब जो दूसरों की केयर करता है, जो दूसरों की परवाह करता है, दैट इज कॉल्ड काइंड हार्टेड। तो वो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन था। हाउ डू वी नो कि वो काइंड हार्टेड था? कैसे पता चला कि काइंड हार्टेड था? क्या करता था वो हमेशा नीडी लोगों की हेल्प करता था। Who always used to help the needy, which is written in the chapter, कि वो हमेशा नीडी लोगों की, जरूरतमंद लोगों की हेल्प करता था। This shows that he was a kind-hearted person. ये हम एक्सप्लेन कर चुके थे। अब हम आगे पढ़ेंगे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है। लेट मी राइट दैट फॉर यू सो दैट explanation will be easier for me to do and it will be easier for you to understand. I am sure you all are having the book. You can look into the book. You can look at the board. Both the way, ultimate goal is that you should understand. आपको रीडिंग आनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, दोनों चीजें जरूरी है। You should know how to read a sentence, how to pronounce a word. Okay, correct pronunciation of word is needed and correct reading of the sentence is required. तो इसके लिए आप बुक में भी देख सकते हैं या फिर बोर्ड पर भी देख सकते हैं। So I will be writing the paragraph on the board line by line and I will be explaining that. One morning he found a crow lying on the doormat of his house. He gently picked it up and gave it some water. The thirsty crow had been flying for miles without water and was very tired. Kishan made a little bed for the crow in a shoe box and let it rest. Children, this is the second paragraph of the chapter. The chapter का second paragraph है. Now I will read this for you and I will explain you the meaning also. Okay? Let's read. One morning he found a crow lying on the doormat of his house. He gently picked it up and gave it some water. The thirsty crow had been flying for miles without water and was very tired. Kishan made a little bed for the crow in a shoe box and let it rest.
नाउ इन दिस सेंटेंस वन मॉर्निंग मतलब एक दिन सुबह सुबह जब वो सो के उठा होगा तो उसने क्या देखा, ही फाउंड, नाउ हियर द वर्ड ही, यू कैन सी इट इज रिटन ही। यहाँ पर किशन लाल का नाम नहीं लिखा गया है, बट वी आर अवेयर दैट दिस ही इज फॉर किशन लाल। हमें पता है कि ये ही किशन लाल के लिए, क्यों? क्योंकि इससे पहले लाइन में जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसमें किशन लाल के बारे में बात हो रही थी, तो इसीलिए और कोई कैरेक्टर तो था नहीं, तो वो ये किशन लाल को ही मतलब यहाँ पर किशन लाल के लिए ये ही यूज किया गया है। एंड दिस ही इज एन प्रोनाउन। ये ही क्या है? प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाम, किसी का नाम नहीं लिखा गया है, नाम की जगह पर जो वर्ड यूज होते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पे किशन लाल नहीं लिखा गया है, उसकी जगह पे लिखा गया है ही। ठीक है, तो ही इज अ प्रोनाउन। मॉर्निंग इज अ नाउन, एक समय को हमने नाम दिया है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग क्या है? नाउन है। तो वन मॉर्निंग ही फाउंड, ही मतलब किशन लाल, फाउंड अ क्रो लाइंग ऑन द डोरमैट ऑफ हिज हाउस। फाउंड मतलब उसे मिला। फाउंड इज अ वर्ब, इज एन एक्शन, मिलना कोई चीज, तो दिस वर्ड फाउंड इज वर्ब। उसे क्या मिला? एक क्रो, अ क्रो lying on the doormat of his house. A crow was lying on the doormat of his house. Now lying मतलब लेटी हुई पोजीशन में, या गिरा हुआ जिसको बोल सकते हैं, या पड़ा हुआ बोल सकते हैं, कि एक क्रो उसे गिरा हुआ मिला या पड़ा हुआ मिला। कहाँ पर? डोरमैट पर। नाउ चिल्ड्रन, डोरमैट मैंने पहले भी आपको बताया था, doormat is a type of mat which is kept at the entrance of either house, घर के एंट्रेंस पर, या एंट्रेंस ऑफ एनी रूम, किसी भी रूम के जो एंट्रेंस होता है, जो डोर होता है, उसके पास रखा जाता है, या घर के, हाउस के मेन एंट्रेंस पे, मेन डोर के पास रखा जाता है। ठीक है, या इसे कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी एंट्रेंस के पास रख सकते हैं। जो घर में घुसने का या रूम में एंटर करने का जो गेट होता है, जो डोर होता है, वहां इसे रखा जाता है। यू कैन कीप इट एट द एंट्रेंस ऑफ बेडरूम, एट द एंट्रेंस ऑफ लिविंग रूम, वॉशरूम, किचन, इसके किसी भी एंट्रेंस पे इसको रखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप घर के मेन एंट्रेंस पर ही सिर्फ रखें। क्यों? इसका मेन यूज क्या होता है कि वी वाइप आवर फुटवेयर, पैर नहीं, जो पैरों में हम पहनते हैं, चाहे हमने शूज पहने हो, स्लीपर्स पहने हो, सैंडल पहने हो, कुछ भी फुटवेयर पहना है, उसको हम इस डोरमैट में वाइप करते हैं, रगड़ के उसको साफ कर लेते हैं, सो दैट व्हेन वी एंटर द हाउस, व्हेन वी एंटर द रूम डज नॉट गेट्स डर्टी। वो डर्टी नहीं होगा, जो डस्ट है वो डोरमैट में ही रह जाएगा, जो डस्ट है वो डोरमैट के ऊपर चिपका वहीं पे झड़ जाएगा, वो उसको हम वाइप करके पैर को वहां पे पटक के या पोंछ के अंदर एंटर करते हैं, चाहे हम रूम में घुस रहे हो या घर के अंदर घुस रहे हो। इससे क्या होगा? हमारा घर गंदा नहीं होगा, बाहर का डस्ट, बाहर का जो भी उसके साथ मड है, वो सब डोरमैट में वाइप हो जाएगा और फिर हम एंटर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डोरमैट। आई होप यू ऑल मस्ट बी हैविंग डोरमैट एट योर होम, है ना? सबके पास होगा। और आजकल तो बहुत तरह तरह के डिजाइन के आते हैं, ये डेकोरेशन की चीज नहीं है, इट इज फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ द हाउस, हमारा घर साफ सुथरा रहे, इसके लिए हम यूज करते हैं। बट दे आर अवेलेबल इन वेरियस डिजाइन एंड पैटर्न्स। बहुत सारे डिजाइन और पैटर्न भी अवेलेबल है मार्केट में डोरमैट्स, और इसका मेन पर्पस घर की सफाई से है। बट अगेन, सुंदर सा अगर डोरमैट होता है तो घर भी सुंदर लगता है, डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, फिर भी डेकोर में ये हेल्पफुल है। ठीक, तो ये डोरमैट जो था उस पर वो गिरा हुआ मिलता है। नाउ द वर्ड इज रिटन हियर लाइंग, ऐसा नहीं लिखा कि डाइड ऑन द डोरमैट, डाइड वर्ड नहीं यूज हुआ है। हैव यू नोटिस्ड? लाइंग ऑन द डोरमैट है, नॉट डाइड ऑन द डोरमैट। नाउ कैन यू गेस कि क्यों लाइंग लिखा है, डाइड नहीं लिखा है? कैसे पता चलेगा कि कौवा मरा था कि गिरा हुआ था?
हाउ वुड वी नो, हमें कैसे पता चलेगा अगर हमारे सामने कोई क्रो गिरा हुआ है, हाउ विल वी नो दैट इट इज लाइंग एंड नॉट डाइड, हमें पता चल पाएगा? यस, पता चल पाएगा। अगर क्रो में थोड़ा भी मूवमेंट हो रहा होगा, उसकी बीट्स चल रही होगी, हार्ट बीट, तो वो मूवमेंट हमें दिखेगा, या उसके पंख थोड़े से हिलेंगे, या थोड़ा सा बॉडी में उसकी मूवमेंट होगा, तो पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली में द क्रो हैज नॉट डाइड, या जो बर्ड गिरा है वो मरा हुआ नहीं है। या तो उसकी बॉडी में हल्का फुल्का मूवमेंट होगा, या उसका बीट्स जो है वो पता चल रहे होंगे, उससे पता चल जाएगा कि द बर्ड हैज नॉट डाइड। ठीक है, तो ये वर्ड लाइव इसलिए लिखा है, वो मरा नहीं है वो क्रो, जरूर कुछ मूवमेंट होगी उसके बॉडी में, या उसके बीट्स पता चल रहे होंगे, इसीलिए लाइव वर्ड लिखा है, डाइड वर्ड नहीं लिखा है। क्रो जो है वो मरा नहीं था, वो गिरा हुआ था, वहां पे गिर गया था। ठीक है, डोरमैट पर गिर गया था। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? हम गैस कर सकते हैं ना, ये बात गैस करने वाली है कि जरूर क्रो में थोड़ी बहुत मूवमेंट रही होगी, जिसकी वजह से पता चल गया होगा कि क्रो मरा हुआ नहीं है। He gently picked it up. अभी देखिए, डोरमैट क्या है? ये भी नाउन है, इट्स अ नेम ऑफ अ मैट, इट्स अ टाइप ऑफ अ मैट, तो ये क्या है? डोरमैट इज अ नाउन, डोरमैट भी नाउन हो गया। हाउस अगेन नाउन है, हाउस इज ऑल्सो नाउन, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस वेयर वी लिव, इट्स अ थिंग वेयर वी लिव, यहाँ हम रहते हैं, तो ये भी नाउन है। ठीक है, ये नाउन है, ये भी नाउन है। ऑफ इज प्रेपोजिशन, ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। और हिज क्या है? प्रोनाउन है। हिज क्या है? प्रोनाउन है। ऑफ इज प्रेपोजिशन। प्रोनाउन हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो यहां पर भी किशन लाल हाउस नहीं लिखा है, हिज हाउस लिखा है। किसके घर के आगे? किशन लाल के घर के डोरमैट पर हिज हाउस। किसका हाउस? किशन लाल का। बट अगेन यहाँ पे हिज लिखा है, किशन लाल्स हाउस इज नॉट रिटन, पर हमें पता चल गया हिज हाउस मतलब किशन लाल का घर। डोरमैट ऑफ हिज हाउस, ठीक है, डोरमैट ऑफ किशन लाल्स हाउस। तो ये क्या है? प्रोनाउन है। नाउन, प्रेपोजिशन, प्रोनाउन एंड अगेन नाउन। ठीक है, ये द क्या है? आर्टिकल है। तो ये हम बाद में भी, मैंने आपको कहा था कि करेंगे, ये अभी हम किया नहीं, लेकिन फिर भी अब हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल के बारे में, इसलिए आपको बता रही हूँ। द क्या है? आर्टिकल है। ठीक है, डोरमैट नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, हिज यहाँ पे प्रोनाउन है, और हाउस क्या है? नाउन है। He gently picked it up and gave it some water. Now, gently picked it up मतलब बहुत प्यार से, बहुत डेलिकेटली। हम जेंटली किसी चीज को कब पिक करते हैं? कोई चीज बहुत सॉफ्ट है, या हमें डर है कि कहीं ये टूट ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, ऐसे जो बहुत ऐसी चीजें होती है ना, फ्रेजाइल सी चीजें जो होती हैं, उनको हम बहुत जेंटली पिक करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिससे कि डर हो कि कहीं इसको कुछ चोट ना लग जाए, या कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, कहीं खराब ना हो जाए, टूट ना जाए, ऐसी चीजों को हम जेंटली पिक करते हैं। या किसी को बहुत कहीं चोट लगी होती है तो भी उसको जेंटली इसको लिफ्ट करते हैं कि उसको और थोड़ा सा हर्ट ना हो। तो यहाँ पर किशन लाल ने इसको जेंटली पिक किया, ये सोचकर कि कहीं क्रो को कहीं अगर चोट लगी हो तो ये और हर्ट ना हो जाए, उसको और कहीं चोट ना लग जाए, या कुछ और परेशानी ना हो जाए। बहुत आराम से, बहुत जेंटली उसने क्रो को पिक किया। हम बहुत सी चीजें होती हैं जो हम बहुत जेंटली पिक करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ समथिंग, सर्टेन थिंग्स दैट वी पिक जेंटली? कौन सी चीजें हैं जिसको हम बहुत जेंटली पिक करते हैं? ऑफ कोर्स जो बेबीज होते हैं ना, छोटे बेबी को हम कितने जेंटली पिक करते हैं। अगर हमें कोई छोटा बेबी उठाना हो, बहुत बेबी होता है, तो वी पिक जेंटली कि कहीं उसको जर्क ना लग जाए, उसको शॉक ना लग जाए, या उसका कुछ बॉडी पार्ट हमसे प्रेस ना हो जाए, तो हम बहुत जेंटली बेबी को पिक करते हैं। हम छोटे एनिमल्स को भी बहुत जेंटली पिक करते हैं, एनिमल्स को। उसके अलावा
हम फ्लावर्स को जेंटली पिक करते हैं, जो फूल होते हैं उनको हम बहुत जेंटली पिक करते हैं। फिर जो कांच की चीजें होती हैं, जो ग्लासवेयर होते हैं, उनको भी हम बहुत जेंटली पिक करते हैं, क्योंकि वो फ्रिजाइल होते हैं। फ्रिजाइल मतलब जो आसानी से टूट जाता है, उसको फ्रिजाइल बोलते हैं। तो कांच की जो चीजें होती हैं, ग्लास की जो चीजें होती हैं, वो जरा सा हाथ से छूट जाएगा तो क्या होगा, क्रैश, टूट जाएगा, है ना। तो कांच के जो वास होते हैं या कांच के बर्तन होते हैं, उनको हम बहुत केयरफुली, बहुत जेंटली पिक करते हैं ताकि वो टूट ना जाए, बहुत ध्यान से उसको पिक करते हैं। फ्लावर्स तो डेफिनेटली हम बहुत जेंटली पिक करते हैं। बेबी मैंने बताया, कोई फेदर है उसको बहुत जेंटली भी पिक, या कोई बहुत कॉस्टली सी ड्रेस हो तो बहुत उसको ऐसे ऐसे करके रफल करके नहीं उठाती, जेंटली लिफ्ट ड्रेस। कोई बहुत आयरन करके कोई ड्रेस रखी हुई है प्रेस वेस करके, तो आप क्या उसको 25 से ऐसे उठा लोगे? नो, यू विल पिक इट अप जेंटली, बहुत आराम से उस ड्रेस को उठाओगे कि उसकी क्रीज खराब ना हो जाए, उसका जो आयरन किया हुआ है वो खराब ना हो जाए। तो हम ड्रेस को भी बहुत जेंटली पिक करते हैं। समटाइम्स वी वी पिक ड्रेस वेरी जेंटली। या किसी को चोट लगी है तो भी हम उसको बहुत जेंटली पिक करते हैं। अगर उसको हमें लिफ्ट करना हो तो वी पिक दैट थिंग जेंटली, ठीक है। तो थिंक ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। आप भी सोचिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप जेंटली पिक करते हैं। यहाँ पर किशन लाल ने क्रो को जेंटली पिक किया, ठीक है। नाउ पिक मतलब उठाना, किसी चीज को उठाना। ये जेंटली जो है वो एडवर्ब है, क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं, इसलिए मैं आपको जो चीजें आपके कोर्स में नहीं है वो मैं नहीं बता रही हूँ, उसके ऊपर उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ग्रामेटिकली, ओके। तो ये यहाँ पर अगेन प्रोनाउन है, और पिक मतलब डूइंग वर्ड है, उठाना, किसी चीज को लेना। तो ये वर्ब हो गया, एक्शन वर्ड हो गया, है ना। पिकिंग समथिंग इज एक्शन। तो picked is a verb, ये एक verb है। तो उसने पिक किया it, अगेन प्रोनाउन, ये नाउन की जगह पे यूज है। किसको उसने पिक किया? क्रो। picked it मतलब क्रो picked it up and gave it some water, और फिर उसको थोड़ा सा पानी पिलाया। मतलब लगा होगा किशन लाल को कि उसको देख के लग रहा होगा कि क्रो टायर्ड है। अब किशन लाल बर्ड का डॉक्टर तो नहीं है, ही इज अ फार्मर, बट आइडिया हो जाता है ना देख कर कि हो सकता है उसकी चोंच ऐसे खुली हो और उसको ऐसा लग रहा हो कि प्यास थोड़ा, कोई भी कभी भी हमें ऐसे बर्ड गिरा हुआ मिलता है तो हम सबसे पहले उसको कुछ पानी वानी देने की कोशिश करते हैं। दिस इज नॉर्मल टेंडेंसी, ये हमारी एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि अगर हमें कोई एनिमल ऐसे मिलता है इस कंडीशन में, या उसके अगर बॉडी में कोई विजिबल अगर हमें चोट के निशान नहीं दिख रहे हैं, तो हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। एनिमल हो या बर्ड हो, अगर हमें कोई ऐसा मिलता है गिरा हुआ या साइड में कहीं पर, तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू, वी चेक कि उसको कहीं चोट तो नहीं लगी है। अगर उसे चोट लगी है तो उसे जेंटली हमें उसको फर्स्ट एड देना होता है, और अगर कहीं विजिबल चोट नहीं दिख रही है तो हम फर्स्ट थिंग क्या करते हैं, उसको थोड़ा पानी पिलाते हैं। दिस इज व्हाट वी डू, इजंट इट। तो किशन लाल ने भी उस क्रो को पहले थोड़ा सा पानी दिया, उस क्रो को पानी, gave it some water। उसने जेंटली पिक किया, बहुत आराम से उसको उठाया और उसको थोड़ा सा पानी दिया, उसको थोड़ा सा पानी पिलाया। Here gave क्या है, देना, again action, so it is a verb, gave is a verb। some water is again noun, water noun है और uncountable noun है, इसीलिए some water। ऐसे तो नहीं बोल सकते कि 1 water दिया, 2 water दिया, water को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल में आता है, तो इसीलिए some water बोल सकते हैं। काउंट, हम पानी को गिन नहीं सकते। ग्लास ऑफ वाटर बोलते थे, 2 ग्लास ऑफ वाटर, 2 bowls ऑफ वाटर, 5 buckets ऑफ वाटर, तब पर हमने साथ में ऑब्जेक्ट यूज किया, बकेट, ग्लास, बोल्स, ऐसे यूज किया ना। सिर्फ वाटर बोल रहे हो तो आप 2 वाटर या 3 वाटर नहीं बोलोगे, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 3 buckets ऑफ वाटर, 2 bowls ऑफ वाटर, ऐसे बोल सकते हैं। बट सिंपली 2 वाटर, 3 वाटर, 4 वाटर नहीं बोल सकते, इट इज अनकाउंटेबल। दैट इज व्हाई इट इज रिटन सम वाटर।
ठीक है, थोड़ा पानी दिया, थोड़ा सा पानी दिया उसने क्रो। गॉट इट? द थर्स्टी क्रो had been flying for miles without water and was very tired. अभी क्रो कैसा है? थर्स्टी है। क्रो कैसा है? थर्स्टी है। नाउ हियर थर्स्टी इज डिस्क्राइबिंग द क्रो। क्रो को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्रो कैसा है? थर्स्टी है। बट अदरवाइज यहाँ पर उसको प्यास लगी है, वो प्यासा है। ही इज थर्स्टी। द क्रो वॉज थर्स्टी। उसको प्यास लगी हुई थी। क्यों प्यास लगी हुई थी? क्यों? द थर्स्टी क्रो हैड बीन फ्लाइंग फॉर माइल्स विदाउट वाटर। वो बिना पानी के उड़ रहा था। हैड बीन फ्लाइंग फॉर माइल्स। माइल्स इज एक्चुअली यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जैसे हम किलोमीटर बोलते हैं, मीटर बोलते हैं, वैसे ही माइल्स यूज किया जाता है टू मेजर डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए यूज होता है वर्ड माइल्स। तो ये जो थर्स्टी क्रो है, थर्स्टी क्रो इसमें लिखा है क्योंकि उसको प्यास लग गई थी, प्यासा था तभी तो पानी दिया ना उसको। तो थर्स्टी क्रो हैड बीन फ्लाइंग फॉर माइल्स विदाउट वाटर। वो बिना पानी के उड़ रहा था। नाउ चिल्ड्रन नोट दिस पॉइंट। ये जो लाइन है इसको ध्यान से देखिए। वो बिना पानी के क्यों उड़ रहा था? आपको क्या लगता है कि वो बिना पानी के क्यों उड़ रहा था? कोई स्पेशल रीजन? कोई फास्टिंग था उसका? नहीं ना। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डीप इन अ डेजर्ट, मतलब कि वो एरिया डेजर्ट वाला एरिया था। तो प्रोबेबली उसको रास्ते में कहीं पानी मिला ही नहीं होगा, क्योंकि डेजर्ट एक ऐसी जगह होती है जहां पर सिर्फ आपको सैंड मिलेगा, वेरी लेस वेजिटेशन, वेरी लेस वाटर, वेरी लेस रेनफॉल। डेजर्ट कैसी जगह होती है? डेजर्ट इज अ प्लेस वेयर यू विल नॉट फाइंड वाटर। ओके, तो क्योंकि वो ऐसी जगह थी डेजर्ट जहां पर रास्ते में पानी मिला ही नहीं होगा, कोई हो सकता है कोई रिवर ना दिखा हो, उसे कोई वाटर सोर्स नहीं दिखा हो, तो इसलिए वो बिना पानी के वो माइल्स हैड बीन फ्लाइंग फॉर माइल्स। माइल्स आई हैव टोल्ड यू, माइल्स का मतलब क्या होता है? इट्स अ डिस्टेंस। जैसे हम माइल्स के लिए हम बोल सकते हैं कि अ ग्रेट डिस्टेंस। नॉर्मली जो माइल्स होता है, जैसे हम किलोमीटर आपने पढ़ा है मैथ्स में और मीटर पढ़ा है, तो इट इज मोर देन किलोमीटर। 1 किलोमीटर से ज्यादा होता है माइल्स। 1.6 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर और 600 मीटर इतना होता है। लेकिन अभी हम डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर माइल्स का मतलब होगा अ लॉन्ग वे, अ ग्रेट डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है अ ग्रेट डिस्टेंस। ही हैड बीन फ्लाइंग फॉर माइल्स। बहुत दूर से वो उड़ता हुआ आ रहा था, और वो भी बिना पानी के। बिना पानी के इसलिए, अब हम ये सोच पा रहे हैं कि बिना पानी के इसलिए वो उड़ रहा था कि रास्ते में उसको पानी कहीं दिखा ही नहीं होगा, उसे मिला ही नहीं होगा, क्योंकि वो डेजर्ट एरिया है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना इस चैप्टर में कि वो डेजर्ट में एरिया था, तो वहां पर हो सकता है उसको रास्ते में कहीं कोई सोर्स ऑफ वाटर नहीं मिला होगा, तो बिना पानी के वे उड़ता हुआ आ रहा था, और इस वजह से वो उसको वो प्यास के मारे वो गिर गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एंड वॉज वेरी टायर्ड। तो जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, इंसान भी अगर सोच लीजिए कि बिना पानी के अगर कहीं दूर से चलता हुआ आ रहा होगा और उसको पानी नहीं मिला होगा, एक तो चलना, ऊपर से पानी नहीं मिलना, तो क्या होगा? कोई भी टायर्ड हो जाएगा, है ना। तो ये बर्ड तो उड़ते हुए आ रहा था, फ्लाई करके आ रहा था, एंड दैट टू विदाउट वाटर, सो ही वॉज टायर्ड। वो एकदम थका हुआ था। ठीक है, यहाँ पर अब हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। थर्स्टी क्रो, क्रो कैसा है? थर्स्टी है। सो ये थर्स्टी इज डिस्क्राइबिंग वर्ड। क्रो आई हैव टोल्ड यू इज अ नाउन। फ्लाइंग, उड़ना, फ्लाई वर्ड जो है वो क्या है? वर्ब है, एक्शन है फ्लाई, तो फ्लाई इज वर्ब। माइल्स यहाँ पर हमने अगेन यूज किया फॉर ग्रेट डिस्टेंस। इट इज अ नाउन, वर्ड यूज फॉर डिस्टेंस। विदाउट वाटर एंड वॉज वेरी टायर्ड। टायर्ड इज अगेन अ वर्ब, एक्शन है थकान, थकना, तो बहुत थका हुआ था। किशन मेड अ लिटिल बेड फॉर द क्रो।
in a shoe box and let it rest. तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही जाना था कि पता चला था हमें कि किशन लाल जो था वो एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन था. ही वॉज ए काइंड हार्टेड पर्सन, वॉज वेरी केयरिंग पर्सन. तो उसने क्या किया, उस क्रो के लिए एक बेड बनाया. ठीक है, ही मेड अ लिटिल बेड. ही मेड अ लिटिल बेड फॉर द क्रो. कैसे बनाया, एक शू बॉक्स लिया, जो जूते का डब्बा होता है, खाली जूते का डब्बा, उसमें उसके लिए एक बेड तैयार किया. क्रो कितना बड़ा रहा होगा, छोटा सा जूते के डब्बे तो इतने बड़े तो होंगे ही, तो उसमें एक क्रो तो आराम से आ ही जाएगा. तो एक खाली जूते का डब्बा लिया और उसमें उस क्रो के लिए एक बेड रेडी कर दिया, बेड बना दिया, ताकि वो जो थका हुआ है क्रो पानी पी के उसमें रेस्ट कर सके. कोई भी थका होता है तो उसको सबसे जरूरी चीज उसके लिए होती है रेस्ट, है ना. खाना तो जरूरी है ही है डेफिनेटली, पर रेस्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट. रेस्ट बहुत जरूरी है. तो ताकि वो क्रो आराम कर सके, वो बहुत थका हुआ है, इसलिए शू बॉक्स में उसके लिए बेड तैयार कर दिया किशन लाल ने. अब ग्रामर के उससे देखते हैं. किशन नेम है, नाउन हो गया. मेड मतलब बनाना, कोई चीज प्रिपेयर करना, तो ये क्या है, एक्शन हो गया, डूइंग वर्ड हो गया. लिटिल बेड. नाउ बेड इज अ नाउन, नेम ऑफ ए थिंग, और बेड कैसा है, लिटिल है, छोटा है. तो लिटिल क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड. हाउ इज द बेड, बेड इज लिटिल. लिटिल बेड, बेड कैसा है, लिटिल है. तो लिटिल क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है. ठीक है, ये नाउन हो गया, वर्ब हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया. बेड इज अगेन नाउन. क्रो हम पता कर ही चुके हैं. शू बॉक्स इज अगेन नाउन. सॉरी कट गया, अंडरलाइन करना है. शू बॉक्स. शू बॉक्स इज अ नाउन, थिंग का नाम है. एंड रेस्ट इज एक्शन, आराम करना, रेस्ट. तो वो जो क्रो था उसके लिए एक बेड तैयार हो गया जिसमें कि वो रेस्ट कर सके. तो ये हमारा सेकंड पैराग्राफ हो गया आज का. सेकंड पैराग्राफ, आई होप दिस पैराग्राफ इज क्लियर टू यू, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. एंड वी विल डू नाउ द थर्ड पैराग्राफ, बट दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. अपने अगले वीडियो में हम करेंगे. आज के वीडियो के लिए इतना ही. गो थ्रू द पैराग्राफ, रीड इट थरली, अच्छे से पढ़िए, उसको सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़िए. और जो डिफिकल्ट वर्ड आपको लगते हैं इस चैप्टर में, मैंने ऑफ कोर्स सबके मीनिंग बता दिया है. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर इट. ओके, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.